वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज होंगे मिक्स एमसीक्यूज होंगे। मीन्स कहने का कि जो भी जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या फिर बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें जो भी सिलेबस है उन सभी के जो है यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और एनी टाइप ऑफ एग्जाम देन दीज एमसीक्यूज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। Sustainable development goals and targets are to be achieved by 2020, 2025, 2030 और 2050। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है 2030। 2030 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2030 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कहते हैं SDGs, हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द वर्ल्ड्स नेशन एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि पूरे विश्व के जो नेशंस हैं उन्होंने क्या किया है, सभी जो है इसमें सहमत हुए हैं एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ईच SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट गोल। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल। तो यहाँ पे बात हुई है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके टारगेट्स की बात हुई है। ठीक है, कितने टारगेट हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये टारगेट है 169। ईच SDG इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट गोल। तो हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल, राइट आंसर इज 169। नेक्स्ट क्वेश्चन। Goal 1 is about poverty. What is the aim of this goal? जो गोल 1 है वो क्या है, पॉवर्टी के बारे में है। What is the aim, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। मीन जो गरीबी है चाहे वो किसी भी किस्म की हो उसको जो है हर कहीं से जो है खत्म करना। गोल 1 is about poverty. What is the aim of this goal? To end poverty in all its forms everywhere. This is the right answer. Next चलते हैं। Which of the following is not part of the sustainable development goals? Access to sustainable energy for all, availability of water and sanitation for all, provisions of internet services for all और promotion of decent jobs for all। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेट जो है इसके बिना भी इंसान जी सकता है। एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, प्रमोशन ऑफ डिसेंट जॉब्स फॉर ऑल। तो जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है वो है प्रोविजन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फॉर ऑल। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 Jan 2016। व्हेन आर दे ड्यू टू एक्सपायर, यानी कि कब एक्सपायर हो रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो इफेक्ट में कब आए थे, 1 जनवरी 2016 को। व्हेन आर दे
ड्यू टू एक्सपायर, यानी कि कब जो है ये एक्सपायर हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इज 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बोला था मिक्स क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जीरो डिग्री इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle is 30 centimeter. If its breadth is 3 centimeter, then its length is। तो यहाँ पे पूछा गया है, इसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 इज 81। तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर इसका 18 है और इसका जो है 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, डेमोग्राफिक प्रोसेसेस डज नॉट इंक्लूड फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। पूछा गया है डेमोग्राफिक प्रोसेसेस डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता है इसमें? फर्टिलिटी तो इसमें होती है, उसके बाद में मोर्टेलिटी भी होती है, सोशल मोबिलिटी भी यहाँ पे होती है, सिर्फ एक जो है मॉर्बिडिटी नहीं होती। ठीक है, मॉर्बिडिटी जो है नहीं होती। डेमोग्राफिक प्रोसेसेस डज नॉट इंक्लूड, तो मॉर्बिडिटी का जो मीनिंग होता है, द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन। तो यहाँ पे सफरिंग वाली तो बात ही नहीं है। डेमोग्राफिक जो है प्रोसेसेस डज नॉट इंक्लूड मॉर्बिडिटी, ठीक है, डिजीजेस वाली बात जो है यहाँ कहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आते हैं, crude birth rate is a simplest measure of fertility because it includes। crude birth rate is a simplest measure of fertility because it includes। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, crude birth rate is a simplest measure of fertility because it includes total population। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स अपॉन। जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो फर्स्ट ए में क्या है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स। नेक्स्ट है, द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स, प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे सही हैं, ये सारी के सारी जो है क्या है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट विद एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो लिखा है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट विद एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसेस इज cumulative in nature, there is no limit to the growth process। Next is capital accumulation and market extension are two prerequisites for output expansion, there should be no government interference in the working of the economy, there is no limit to the growth process is inconsistent with Adam Smith's theory of development, there is no limit to the growth process is inconsistent with Adam Smith's theory of development। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट लिखा हुआ है, जो इनकॉन्सिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? गलत या फिर असत्य। यानी कि जो एडम स्मिथ ने जो है कहा थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो देयर इज नो लिमिट टू द ग्रोथ प्रोसेस, ये जो है क्या है? असत्य है, ये गलत है।
बाकी डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉम्युलेटिव इन नेचर, ये सही है। कैपिटल एक्युमुलेशन एंड मार्केट एक्सटेंशन आर टू प्रीरिक्विजिट्स फॉर आउटपुट एक्सपेंशन। देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो ये तीनों सही हैं, बट देयर इज नो लिमिट टू द ग्रोथ प्रोसेस, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म। किसने सोशल ड्यूलिज्म की जो थ्योरी है वो दी? तो राइट आंसर इज J.H. बोक। J.H. बोक इज द right answer. J.H. Book put forward the theory of social dualism. Next question, according to the new classical theory, economic development is, most important question, according to the new classical theory, economic development is gradual, harmonious, cumulative. According to the new classical theory, economic development is gradual, harmonious or cumulative. So right answer is option D, that is all of the above. ये सारे के सारे सही हैं। Next question, how many stages of economic growth were, how many stages of economic growth were defined and analyzed by Rostow, which all economies are supposed to pass through in the course of their development? How many stages of economic growth were defined and analyzed by Rostow? रोस्टो ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस जो है बताई हैं और एनालाइज की हैं, जिसमें से क्या होता है कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको जो है क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है उनमें से। अगर उन्होंने जो है डेवलपमेंट करनी है तो उसमें से गुजर के जाना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रोस्टो पूछा है, तो राइट आंसर इज 5। यहाँ पे 5 जो है, जो क्या है 5 हाँ, तो 5 यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस जो है उन्होंने डिफाइंड की हैं, किसने, रोस्टो ने, और एनालाइज भी की हैं, जिसमें से होके जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसमें से होके पूछना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So here answer is 5. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, identify the country which was the first to move to the stage of high mass consumption. Identify the country which was first to move to the stage of high mass consumption. Right answer is USA. USA is the right answer. High mass consumption, answer is USA. Next question, which one is not a function in MS Excel? देखो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। Which one is not a function in MS Excel? तो here सम, उसके बाद में एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो यहाँ पे जो एवरेज है is AVG is not a function in MS Excel. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what do you use to create a chart? क्या यूज करोगे अगर आपने एक चार्ट जो है क्रिएट करना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई विजेट, एक्सेल विजेट, डाटा विजेट और चार्ट विजेट। हियर राइट आंसर इज चार्ट विजेट। What do you use to create a chart? To create a chart we use chart widget is the right answer. Next question, how many sheets are there by default when we create a new Excel file? So there are 3 sheets. There are 3 sheets by default when we create a new Excel file. Here right answer is 3. How many sheets are there by default when we create a new Excel file? Right answer is 3. Next question, what type of chart will you use to compare performance of sales of 2 products? What type of chart will you use to compare performance of sales of 2 products? Column chart, line chart, pie chart, both A and B. तो यहाँ पे right answer is column chart. We will compare column chart to compare performance of sales of 2 products. यहाँ पे कॉलम चार्ट जो है, लाइन चार्ट नहीं है, पाई चार्ट नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं है, ओनली कॉलम चार्ट जो है हम यूज करते हैं टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पिक्चर और अदर ग्राफिक image is placed in the report header section,
It will appear when a picture or other graphic image is placed in the report header section. It will appear, तो कैसे दिखेगी वो? ऑप्शन ए है once in the beginning of the report, at the top of every page, every after record break. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो ग्राफिक इमेज जो है, पिक्चर या फिर कोई ग्राफिक इमेज अगर हम प्लेस करते हैं, इसको रखते हैं किसमें, रिपोर्ट हेडर सेक्शन में, तो क्या होगा वो वंस इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट, तो क्या होगा वो इट विल अपीयर, वो सिर्फ एक ही बार दिखेगी, कब, बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, which of the following process is responsible for the formation of delta at a place where rivers meet the sea? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोला है इसने कि which of the following process is responsible for the formation of delta at the place where rivers meet the sea? तो यहाँ पे इमर्सिफिकेशन है, कोलोइड फॉर्मेशन है, कागुलेशन है और पेप्टिसेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है जियोग्राफी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट ए प्लेस वेयर रिवर्स मीट द सी। तो कौन सी जगह के ऊपर यहाँ पे जो रिवर है वो समुद्र के साथ जो है क्या करती है, मीट करती है, यानी कि मिलती है। तो हियर राइट आंसर क्या है, कोगुलेशन इज द राइट आंसर। कोगुलेशन जो प्रोसेस होती है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट ए प्लेस वेयर रिवर्स मीट द सी। कोगुलेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली मटेरियल which can be recycled to 100% is, most important question. The only material which can be recycled to 100% is polythene bag, glass, उसके बाद में bakelite, cement. Friends यहाँ पे जो right answer है that is glass. The only material which can be recycled to 100% is glass. Next question आता है, which of the following is the synthetic fiber, cotton, rayon, silk, jute? तो which of the following is the synthetic fiber? Question is important here. Right answer is rayon. Option B is the right answer, rayon. Synthetic fiber जो है कौन सी चीज है, rayon है। इनमें से कौन सी चीज जो है synthetic fiber है, rayon is the right answer. Next question. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, कॉटन फाइबर्स कंसिस्ट्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड। जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक केमिकल सब्सटेंस, यानी कि बने होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस के, तो उसका नाम क्या होता है, सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिएस्टर, नायलॉन। हियर राइट आंसर इज सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉटन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। नेक्स्ट आता है, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, कॉटन, वुलन, रेयन, सिल्क। तो यहाँ पे ना तो कॉटन मिलता है सिल्क वॉर्म से, ना ही मिलता है वुलन, ना मिलता है रेयन। राइट आंसर इज सिल्क। Which fiber is obtained from silkworms? Answer is silk is the right answer. Silk is obtained from silkworms. Next question. Which one of the following is used to make parachute? Parachute जो है इनमें से किसके बनते हैं? Which of the following means जो यहाँ पे 4 options दिए हैं, कॉटन, कॉटन के बाद में क्या है, सिल्क है, जूट है, उसके बाद में नाइलॉन है। तो जो पैराशूट्स हैं वो किसके बने होते हैं, हेयर नाइलॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लिखा है तो हमें चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं उसको जो है रीड आउट करना पड़ेगा। द प्राइस एट विच फॉरेन एक्सचेंज डीलर इज बाइंग द फॉरेन करेंसी इट इज कॉल्ड बिड प्राइस। पहले उसने बोला है कि भाई द प्राइस एट विच फॉरेन एक्सचेंज डीलर इज बाइंग द फॉरेन करेंसी इट इज कॉल्ड बिड प्राइस। ऑफर प्राइस इज द प्राइस एट विच he is selling that currency। नेक्स्ट आता है the difference between bid and offer is called spread। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है that is all of the above is the right answer। सभी सही हैं। नेक्स्ट आता है swap rate is equal to, very important question, very important question। swap rate is equal to, swap rate is equal to किसके इक्वल होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्पॉट रेट x% डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स इनटू इफेक्टिव टाइम फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। स्वैप रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्पॉट रेट x% डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स इनटू effective time fraction of 1 year। this is the right answer। swap rate जो इक्वल किसको होता है? spot rate x% डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स। तो जो spot rate है x% डिफरेंस जो है इन इंटरेस्ट रेट्स इनटू इफेक्टिव टाइम फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। जितना भी x% का मीनिंग है कि जो स्पॉट रेट जो डिफरेंस दिया होगा परसेंटेज, स्पॉट रेट का जो परसेंटेज डिफरेंस दिया होगा इन इंटरेस्ट रेट्स उसको मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव टाइम फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट फ्लक्चुएशन स्कीम कंट्रीज बोरोइंग कैन नॉट एक्सीड। अंडर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट फ्लक्चुएशन scheme countries borrowing cannot exceed। तो 8% of its quota, 15% of its quota, 25% of its quota and 10% of its quota। right answer is 25%। ये जो है क्या है? question is here, this is right, RIGHT, right। तो यहाँ पे लिखा है कि अंडर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट फ्लक्चुएशन स्कीम कंट्रीज बोरोइंग कैन नॉट एक्सीड। तो जो कंट्री की बोरोइंग है वो एक्सीड नहीं कर सकती 25% ऑफ इट्स कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश मे बी डिफाइंड एज द प्योर नेशनलाइजेशन ऑफ ओनरशिप। डैश मे बी डिफाइंड एज द प्योर नेशनलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो एक्सपोप्रिएशन इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सपोप्रिएशन मे बी डिफाइंड, एक्सपोप्रिएशन मे बी डिफाइंड, एक्सपोप्रिएशन मे बी डिफाइंड एज द प्योर नेशनलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Loan dash refers to services in procurement of loan from financial institutions। तो लोन सिंडिकेशन, ये जो लोन सिंडिकेशन रेफर करता है टू सर्विसेज इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोन syndication refers to services in procurement of loan from financial institutions। Cash management and insurance are chief functions of the tax manager, controller, treasurer, accountant। और next is finance manager। Cash management and insurance are chief functions of the, very important question, answer is
treasurer. Cash management and insurance are chief function of the treasurer. Next question. The nominal rate of interest is equal to. The nominal rate of interest is equal to a real rate plus risk premium plus inflation. The nominal rate of interest is equal to real rate, जो वास्तव में रेट होगा, रियल रेट प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस इन्फ्लेशन. उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the required rate of return is equal to the coupon rate, value of the redeemable bond is equal to its. Very important. When the required rate of return is equal to the coupon rate, जब required rate of return जो है वो बराबर होगा किसके? कूपन रेट के. Value of the redeemable bond is equal to its. Right answer is face value. ठीक है. रिडीमेबल होता है कि प्रतिदेय. नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट. यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38. व्हेन द कूपन रेट इज लेस. अभी तो यहाँ पे तो था कि भाई अगर कूपन रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट जो है ऑफ रिटर्न अगर इक्वल है कूपन रेट के, तो वैल्यू ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू. अभी यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द कूपन रेट इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अभी वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे लेस हो गया है. द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डैश एज मैच्योरिटी अप्रोचेस. तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लेस, उसने कूपन रेट जो है लेस कर दिया है देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर. कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आते हैं कुछ. If the expected price earnings ratio and earnings per share are 33.3 and rupees 7.5 respectively, and the required rate of return and current dividend are 15% and rupees 20, the growth rate of the stock is. यहाँ पे राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.48. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इन्वेस्टर वुड बाय अ बॉन्ड इफ. जो एक इन्वेस्टर है वुड बाय अ बॉन्ड इफ, जो बॉन्ड है वो क्यों खरीदेगा वो? ए इज द इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू. क्या जब इंट्रिंसिक वैल्यू है वो लोअर होगी मार्केट से तब खरीदेगा, या कि इंट्रिंसिक वैल्यू लार्जर होगी, हायर होगी देन द मार्केट वैल्यू तब खरीदेगा. उसके बाद में द करेंट मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द रिडेम्पशन वैल्यू. नेक्स्ट इज द करेंट मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर है वो तभी बॉन्ड है वो तभी खरीदेगा जब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? हायर देन द मार्केट वैल्यू होगी. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो होती है आंतरिक. ठीक है. उसके बाद में सब अंतर्भूत भी बोल सकते हैं उसको हम. अंतर्भूत, स्वाभाविक भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे द एन इन्वेस्टर वुड बाय अ बॉन्ड इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज हायर देन द मार्केट वैल्यू. यानी कि उसको अगर जो पैसे हैं जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो उसको अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे मिलेंगे तभी तो वो जो है क्या बॉन्ड जो है तभी खरीदेगा. नेक्स्ट आता है गगन परचेजेज ए बॉन्ड टुडे एंड सेल्स 6 months बिफोर इट्स मैच्योरिटी. द यील्ड रियलाइज्ड इज नोन एज. अभी देखो सीधी सी बात है कि कोई भी आप चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं या कहीं भी आप पैसा लगाते हैं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले उसको विड्रॉ करते हो तो क्या हो जाता है? उसमें जो पैसा है वो कम मिलता है. तो यहाँ पे इसने बोला है कि गगन परचेजेस ए बॉन्ड टुडे, उसने आज खरीदा, और सेल्स 6 months बिफोर इट्स मैच्योरिटी. द यील्ड रियलाइज्ड इज नोन एज.
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मीन्स कहने का जब तक जो है वो पैसा उनके पास रहा, उस पैसे का जो रिटर्न दिया उन्होंने आपको, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है YTM, yield to maturity is not affected by the yield to maturity is not affected by the annual interest payments, discount rate, redemption value, number of years of the bond, current market price of the bond। तो यहाँ पे YTM, yield to maturity is not affected by the discount rate। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व करता है? एनालाइजिंग द फाइनेंशियल फ्लो ऑफ ए फर्म, forecasting the results of various investments, anticipating the aftermath of dividend decisions, all of the above। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। Like any other budget, cash budget is concerned with present value, past value, future events, forecasted figures या फिर both C and D। यहाँ पे like any other budget, cash budget is concerned with both C and D is the right answer, future events or forecasted figures। Like any other budget, cash budget is concerned with, यहाँ पे C, ये C क्या है? फ्यूचर इवेंट्स और फोरकास्टेड फिगर्स। ऑप्शन E इज द राइट आंसर, यहाँ पे E ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोरकास्टिंग इज डन बेस्ड ऑन द, फोरकास्टिंग इज डन बेस्ड ऑन द पास्ट फिगर्स, हिस्टोरिकल डाटा, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग डाटा, एक्सपेक्टेड इवेंट्स। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। फोरकास्टिंग इज डन बेस्ड ऑन द पास्ट फिगर्स, हिस्टोरिकल डाटा, प्रेजेंट डाटा, उसके बाद में एक्सपेक्टेड इवेंट्स, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज प्राइमरली डन स्पोर्ट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज प्राइमरली डन स्पोर्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज प्राइमरली डन स्पोर्ट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म टाइम हॉरिजन रेफर्स टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टर्म टाइम हॉरिजन रेफर्स टू। यहाँ पे ऑप्शंस आर द टाइम गैप बिटवीन एक्चुअल एंड फोरकास्टेड, नेक्स्ट इज द टाइम स्पैन फॉर विच द फोरकास्टिंग इज डन, नेक्स्ट इज द प्री determined time to achieve, and next is cash forecasting is also known as time horizon। यहाँ पे right answer is the time span for which the forecasting is done। The term time horizon refers to the time span for which the forecasting is done। Next question पे चलते हैं, cash budget is not prepared to avoid, cash budget is not prepared to avoid cash deficits and surplus, bankruptcy, technical insolvency, optimum cash requirements। तो cash budget is not prepared to avoid optimum cash requirements। Next question, which of the following is not a characteristic of cash budget? Cash budget is a statement containing forecasted figure, forecasts are made for a predetermined period which is usually lesser than the budget period। Cash budget is constructed in an orderly format। Next आता है both B and D। Friends यहाँ पे अगर बात हम करें कि which of the following is not a characteristic of cash budget, तो forecasts are made for a predetermined period which is usually lesser than the budget period is not a characteristic of cash budget। Next question पे चलते हैं, this is last question of today's series। A short term cash budget does not exhibit, a short term cash budget does not exhibit। Question number जो 50 है, this is very important question। Options are investment activities, cash payments, financing activities,
issuing of bonus shares or payment of dividend. A short-term cash budget does not exhibit issuing of bonus shares. This is the right answer. A short-term cash budget does not exhibit. ये जो चार ऑप्शंस हैं इसी में से हमने जो है इसी में से आंसर जो है बताना है. We have to answer. इसी में से जो है हमने आंसर बताना है. So फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ए शॉर्ट टर्म कैश बजट डज नॉट एग्जिबिट इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स. दिस इज द राइट आंसर. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने आज डिस्कस किए हैं. आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम डेली एक प्रैक्टिस सेट किया करेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे. सभी मीन्स कहने के जो आपके सिलेबस में है. तो आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन जो है कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो कोई क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देयर इज नो डाउट दैट सम क्वेश्चंस आर टिपिकल बिकॉज जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं वो थोड़े से टिपिकल जरूर लगेंगे. बट फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. उनको समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए. रिवाइज करने से जो है आपको आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पक्का याद आएगा और आप राइट टिक करके आओगे. सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स.